एक्चुअल में जो उनके ड्रीम्स जो उन्होंने सोचा होता है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा वो करे। तो क्या ये एज अ पेरेंट उनको करना चाहिए? I think parenting is probably one of the most difficult things to do. आई अंडरस्टैंड। जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, वो अक्सर जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो काइंड ऑफ ओवर थिंक कर जाते हैं, या फिर सिंपल वे में बोलूँ तो कांपने लग जाते हैं। Breathe in for 4, 2, 3, 4. Hold it for 4, 2, 3, 4. Breathe out for 6. अगर बच्चा उदास है तो उसे किसी की नज़र लग गई है। नेक्स्ट है, साइकोलॉजिस्ट के पास तो पागल या बीमार लोग जाते हैं। नेक्स्ट है, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना वीक होना दिखाता है। कि हमारी सोसाइटी में इतना स्टिग्मा है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल्स में होती हैं क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। क्या ये ट्रू है? तो आई वुड प्रेफर म्यूजिक, ओके, बट कोई चॉकलेट खाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हो, फाइन। इट डिपेंड्स ऑन पीपल। कि जो भी टास्क आपको एट हैंड है, जो आपको करना है, उसको छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर लो और धीरे धीरे करके करना बस शुरू करो। जस्ट स्टार्ट। अगर किसी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो एनर्जी फूड क्या होना चाहिए? मैगी या फ्रूट्स? डिप्रेशन क्या है फिर? डिप्रेशन इज़ अ मोर मूड रिलेटेड थिंग। तो डिप्रेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पहले सिम्टम्स भी डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आर मोर वरी रिलेटेड। डिप्रेशन में क्या होता है, एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन होती है कि एक ही थॉट को बार बार हमारे दिमाग में रिपीट होना। जैसे कि ओवर थिंकिंग है, ये एंजाइटी में आएगी या डिप्रेशन में आएगी? यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, गुरुजीज होते हैं या बाबा जीज होते हैं, बहुत सारी इंडियन फैमिलीज जो होती हैं उनके पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू साइकोलॉजिस्ट। तो उनका इसमें कुछ रोल होता है? मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों के इश्यूज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, हाँ, मोस्टली इग्नोर करते हैं और खुद के साथ काइंड होना सीखना बहुत इम्पोर्टेंट स्किल होता है। एंड इट इज़ ऑलवेज गुड इफ़ किड्स स्टार्ट लर्निंग दैट। मम्मी पापा जो है फ्रिक्वेंट झगड़े करते रहते हैं या फिर हमसे बहुत रूडली बिहेव करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो इससे भी क्या मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है? कॉमन साइंस जो हैं स्ट्रेस के, वो क्या होते हैं बेसिकली? तो जैसे मैं आपको बता रही थी, हार्ट रेट तेज़ हो जाना, स्वेटिंग होना एकदम से, तो दिस इज़ इमीडिएट। आज मुझे 12 घंटे पढ़ना था पर मैंने ना सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई की, और फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं कल 12 घंटे पढ़ूंगा। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है आतिशिया धनकर। ये आज हमें बताएंगे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया और डिप्रेशन हो गया, ये क्या चीज़ होती है। तो इनसे आज हम जानेंगे इन मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में। तो चलिए आज का जो हमारा एपिसोड है उसे शुरू करते हैं। आतिशिया मैम, आपका हमारे टॉकिंग वॉल्स पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले बहुत सारे दर्शकों को, बल्कि मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट वर्क करते हैं आपके साथ। बेसिकली व्हाट दे प्रोवाइड इज़ टॉकिंग थेरेपीज मेनली। Okay. तो थेरेपी का यूजुअली एम होता है चेंज। अब जो चेंज चाहिए आपको, मेनली जो भी क्लाइंट आता है तो वो उस पर डिपेंड करेगा, उनके गोल्स होते हैं। बाकी थेरेपी के इन जनरल भी कुछ गोल्स हो सकते हैं। मतलब जैसे मैं कह रही थी, Okay. चेंज, वाई चेंज, बिकॉज अगर कोई क्लाइंट आ रहा है एक थेरेपिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास,
तो वो एक तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं, एक तरह से अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, एक तरह से महसूस कर रहे हैं जिसमें चेंज की रिक्वायरमेंट है, ओके। एंड उसकी तरफ हम काम करते हैं। तो इससे मैम एक क्वेश्चन एक और उठता है, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट होता है और एक साइकेट्रिस्ट होता है, तो क्या ये दोनों सेम चीज होती हैं? नहीं, एक साइकोलॉजिस्ट, पहले तो साइकोलॉजिस्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक साइकाइट्रिस्ट होते हैं। तो साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये दोनों डायग्नोज कर सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डायग्नोज नहीं कर सकते। ओके। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? साइकाइट्रिस्ट मेडिकेशन दे सकते हैं, ओके। और तीनों की क्वालिफिकेशंस अलग होती हैं। ओके। मेरी क्वालिफिकेशन होगी बेसिकली बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री, और मास्टर्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज़। ओके। तो वो चीज़ रहती है। तो जैसे आपने अभी बात की एजुकेशन की, तो हमारे पॉडकास्ट का एक पर्पस ये भी रहता है कि हम बच्चों को कैरियर चॉइसेस के लिए गाइड करें। हाँ जी। तो हो सकता है हमारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको साइकोलॉजिस्ट बनने का इंटरेस्ट जाग जाए। जी। तो आप थोड़ा अपनी ये जर्नी के बारे में बताइए कि एक्चुअल में आपके माइंड में ये कैसे आया कि आपको एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना है, और इसके लिए किस टाइप के आपने कोर्सेज किए हैं? ठीक है, तो आई थिंक ये आपके लाइक पॉडकास्ट और आज के पॉडकास्ट एपिसोड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो मुझे एक्सप्लोरेशन का बहुत फ्रीडम रहा। तो अराउंड व्हेन आई वाज 11 या 12, तब मैं जैसे काफ़ी कुछ पढ़ रही थी, तो मुझे साइकोलॉजी के काफ़ी कोर्सेज मिले ऑनलाइन, काफ़ी बुक्स मिली। ओके। पापा ने शायद एक बुक भी लाके दी थी, उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ओके। जो कि मैंने अब जाके अपने मास्टर्स में काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ना शुरू करा है, अच्छे से समझना शुरू करा है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है समझनी। ओके। 11 साल का बच्चा नहीं समझ सकता, पाएगा, वो वाली नहीं समझ सकता, कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे बिल्कुल बच्चे। ही, वो बहुत ही मुश्किल है। तो हाँ, तो तब मैंने काफ़ी कुछ पढ़ना शुरू करा था, मैंने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू करी थी। तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट आया? जी, मैं और काफ़ी फिर कुछ, इसके लिए कोर्सेज कौन से परस्यू किए आपने? जैसे फॉर्मल एजुकेशन देखा जाए तो मैंने 11th क्लास से प्रॉपरली जैसे स्कूल में साइकोलॉजी पढ़नी शुरू करी थी। उसके बाद मैंने बैचलर्स इन साइकोलॉजी करी थी DU से। ओके। और फिर मैंने मास्टर्स करी थी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। ओके, एंड देन यू चूज योर पाथ एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। यस। ओके, थैंक यू मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन उठता है मेंटल हेल्थ। जी, तो आप मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करोगे? मेंटल हेल्थ की बहुत डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन टू कीप इट सिंपल वी कैन कॉल इट अ कंप्लीट इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इवन स्पिरिचुअल वेलबींग। लाइक स्पिरिचुअल थोड़ा रिसेंटली ऐड हुआ है, लाइक जब हम पढ़ना शुरू करे थे साइकोलॉजी तब से हमें बताते थे कि स्पिरिचुअल वेलबींग इज पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। सो मैम, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो हैं, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से या नहीं? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। माइंड बॉडी कनेक्शन इज समथिंग जो हमें काफ़ी पढ़ाया जाता है, एंड इसमें अभी भी काफ़ी रिसर्च चल रही है और चलती रहेगी। सो जैसे फिजिकल हेल्थ जो होती है वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। किसी को चोट लग गई है या फिर किसी को कुछ पेट दर्द हो रहा है, मतलब कोई भी इशू है, फिजिकल हेल्थ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट मेंटल हेल्थ जो है वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि उसको हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मतलब इट्स ट्रू कि कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है उससे फिजिकल हेल्थ भी डाउन जाती है। जी बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल जैसे हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बॉडीली फिनोमेना होता है कि जब किसी को स्ट्रेस होता है, फर्स्टली उनकी हार्ट रेट ऊपर जाती है और उनको एक ऐसा एड्रेनलिन
और जैसे काफ़ी हार्मोनल होता है एक्चुअली वो, तो एड्रेनलिन हो गया, कोर्टिजोल हो गया, ये सब बहुत इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेस में। ओके। और उनकी मसल टेंशन ऊपर जाती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रेस है, कई बारी उनके शोल्डर्स में काफ़ी टेंशन रहती है, तो वो थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, दे आर नॉट रिलैक्स्ड ऐसे करके, है ना। उनकी बैक में काफ़ी टेंशन रहती है, तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पेन्स, उनको काफ़ी पेन्स हो सकते हैं बॉडी में। इनफैक्ट एक्चुअली अभी मुझे याद आ रहा है, एक साइकाइट्रिस्ट हैं, आई थिंक वो स्कॉटिश हैं, उनकी एक बुक है द बॉडी कीप्स द स्कोर, बहुत अच्छी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा गया है कि जब हमें प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस होता है, मतलब कि काफ़ी सालों के लिए या फिर इवन काफ़ी मंथ्स के लिए भी, तो स्ट्रेस एक तरह से हमारे बॉडी के मेमोरी में घुस जाता है। तो साइकी और सोमा, मतलब साइकी इज आर इनर वर्ल्ड बेसिकली, एंड सोमा इज थोड़ा बॉडीली, ठीक है। तो साइकी और सोमा का ऐसा कनेक्शन होता है कि कई बार जब हम अपने मन की बातों को बहुत इजीली बोल नहीं पाते या फिर अंदर से किसी तरह से निकाल नहीं पाते, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में आता है। ओके। तो जैसे अभी आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बोला, तो अगर हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो जब कोई पर्सन इन सिचुएशन से गुजरता है तो उसको सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास? देखो, ये उनके प्रॉब्लम की सिवेरिटी पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्टली तो उनको विलिंग होना चाहिए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने के लिए, एंड इफ़ दे गो टू वन, तो देर ऑन ऑल्सो, जैसे अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हो या फिर साइकाइट्रिस्ट हो, वो उनको फर्दर गाइड कर सकते हैं असेस करने के बाद कि उनकी प्रॉब्लम की सिवेरिटी कितनी है। बट बेस्ड ऑन लाइक जो उनको खुद को पता है उनकी प्रॉब्लम के बारे में, और उनके आसपास के फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को पता है, उसके बेसिस पे भी वो थोड़ा सा बेटर जजमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। अब सिवेरिटी इस पे जज करी जा सकती है कि वो प्रॉब्लम जो है, उनको मेंटल हेल्थ कंसर्न है, वो उसमें वो खुद को और दूसरों को क्या रिस्क ऑफ हार्म है, कि क्या लाइक आर दे गोइंग टू harm themselves or others around them, that becomes very severe. Yes. And second is also कि क्या उनके रोज़ के जो काम होते हैं, जैसे रूटीन के काम होते हैं, फॉर एग्जांपल खुद की हाइजीन के बारे में ध्यान रखना, या फिर खाना, सोना, इन सब में कितना ज़्यादा इशू है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा है कि एकदम ही, मतलब इंसोम्निया इतना ज़्यादा है कि वो बिल्कुल ही नहीं सो पा रहे हैं, और वो खुद को लाइक दे आर नॉट एबल टू कीप देमसेल्व्स क्लीन, वो अच्छे से रोज़ नहीं नहा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप है नहाने में, ब्रश नहीं करते हैं, खा बिल्कुल नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये काफी सिवियर कंडीशंस हो जाती हैं। इसका मतलब उनको किसी प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। हाँ, साइकाइट्रिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओके, फाइन। तो एक मैम आता है क्वेश्चन जिसे हम इमोशनल इनसिक्योरिटी कहते हैं, तो क्या ये भी रिलेटेड है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से? हाँ, दिस कैन बी वन ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स somebody can encounter. I think इमोशनल इनसिक्योरिटी जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब शायद ये है कि जैसे खुद के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना फील करना। हाँ, आप वो भी बोल सकते हो। एक्चुअल में अगर देखा जाए, आजकल लाइफ इतनी बिजी है, जो लोग हैं किसी की बात सुनने से ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि कोई उनकी सुने। टॉकर बहुत ज़्यादा है बट लिसनर बहुत कम है। तो और लोगों को क्या चाहिए, इमोशनल सपोर्ट अगर उनको चाहिए तो कोई उनको प्यार से समझे, सुने और उसका कुछ सोल्यूशन भी निकाले। तो मोस्टली जो है मतलब उसके लिए तो अब आजकल क्या हो गया है, अगर हम देखें तो उसमें अगर कोई किसी को बताता है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैंने अपने किसी फ्रेंड को बता दी, इवन मैंने किसी फैमिली में बता दी, रिलेटिव्स में बता दी, तो वो काइंड ऑफ क्या हो जाती है, उसका मिसयूज कर सकते हैं। सो दैट वी कैन से इट्स इमोशनल इनसिक्योरिटी।
नहीं, बट मैं समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं. हाँ, तो इट्स लाइक मेंटल फियर जो है वो डेवलप हाँ, हो हाँ, जाता हाँ. है, एंड जिसकी वजह से जो मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम ना डिस्कस नहीं करते हैं, क्या डिस्कस नहीं पता ये करते किसी हैं. को जाके चुगली कर देगा, है ना, बता देगा. और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स भी होते हैं जो हमारे माइंड में इकट्ठे होते रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी के साथ शेयर करें, तो वो भी इश्यूज आ जाते हैं. तो काइंड ऑफ इमोशनल इनसिक्योरिटी जो है वो डेवलप हो जाती है. हम्म. तो ये मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्या ये भी मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है? ये मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, बट मे बी दिस कुड बी ऑल्सो लाइक एक लार्जर सोशल इशू, कि मे बी हम शायद, अब रिसर्च के बारे में मुझे पता नहीं इस एरिया में, बट कुड बी कि हम ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इतना काइंड नहीं है, यस. है ना, हाँ. जिसकी बहुत ज़रूरत है. यस. और कहीं ना कहीं साइको एजुकेशन, इट्स वेरी जैसे इंपॉर्टेंट वेरी आई थिंक. इंपॉर्टेंट, जैसे हम आज ये बात कर रहे हैं, हम्म. या फिर जैसे आजकल साइकोलॉजिस्ट काफ़ी वर्कशॉप्स भी देते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स very important to not only do, like for us as psychologists, only client work, one-on-one एंड work, आई and थिंक educate. इसकी वजह से, जैसे आपने पहले एक लाइन बोली कि काफ़ी हार्मफुल स्टेप्स जो हैं लोग उठा लेते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स जो हैं वहाँ पर रोल प्ले करते हैं. इमोशनल इनसिक्योरिटी हो गई, किसी टाइप की टेंशन हो गई, या फिर कुछ स्ट्रेस हो गया, तो आई थिंक ये फैक्टर्स रहते हैं. देखो, जब कोई वो स्टेप उठाता है, खुद को हार्म करने का, एक तो होता है सेल्फ हार्म, ठीक है, Yes. उसमें दे डोंट हैव दैट इंटेंट टू किल देमसेल्व्स, ठीक है. बट व्हेन समबडी डज दैट, व्हेन समबडी गोज टू दैट एक्सटेंट, वो जनरली तब होता है जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं दिखता उनको. इट मीन्स इट्स अ सिवियर सिवियर बहुत सिवियर severe. कंडीशन. यस. तो मेंटल हेल्थ इज़ नेवर ऐसा कि खाली एक बंदे की प्रॉब्लम है. हमेशा इट्स ऑल्सो रिलेटेड सोशल वर्ल्ड से, कि हम सोसाइटी कैसी बना रहे हैं, हम क्या सीख दे रहे हैं लोगों को, और क्या इन्वायरमेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कल्टिवेट हो सकती हैं. ऑफ कोर्स एक इंडिविजुअल के अंदर भी लाइक कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो ऑफ कोर्स वो खुद भी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल हैं, बट उनके अराउंड की इन्वायरमेंट, उनकी फैमिली, देन कम्स their larger environment, relatives, society, so all of that comes into play. ओके. सो अगर हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, सो क्या बच्चों में या फिर फीमेल्स में या फिर मेल्स में, क्या इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं ये इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स? आई थिंक येस, मोस्ट लाइकली सब में थोड़ा अलग अलग देखा जा सकता है. अब मेल एंड फीमेल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जैसे आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ. जिस तरह से बेस्ड ऑन रिसर्च मेल्स एंगर एक्सप्रेस करते हैं वर्सेस जिस तरह से फीमेल्स एंगर के साथ जो इंटरेक्शन ही होता है ना मेल्स का फीमेल्स का, जनरली इट्स डिफरेंट. लाइक कुछ अलग भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली जो फीमेल्स का एंगर होता है बेस्ड ऑन रिसर्च, इट इज़ टर्न्ड इनवर्ड, कि हम खुद को ही कोसने लग जाएंगे जब हम गुस्सा होते हैं, या फिर वो, जैसे आप समझ रहे हैं ना, इट गेट्स टर्न इनवर्ड. लेकिन ऑफन मेल्स का एंगर इट गेट्स टर्न आउटवर्ड. और कई बारी जैसे फॉर एग्जांपल मेल्स के जो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, वो उसको उतना इजीली कई बारी वर्ड्स नहीं दे पाते, तो वो एक्शंस में चले जाते हैं, एक्शंस में जा सकता है. और कई बारी दे कैन सप्रेस इट इवन मोर, बिकॉज उनके पास उस तरह का सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जितना फीमेल्स क्रिएट कर पाती हैं अपने लिए. ओके. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये अपब्रिंगिंग पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि गर्ल्स की पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो जब किसी घर में बेटी होती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाई जाती हैं,
घर कैसे चलाना है, शादी के बाद कैसे ससुराल संभालना है, वो सिखाया जाता है, काइंड ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर हम मेल्स की बात करें तो उनको सिखाया जाता है कि यू आर अ मैन, तो तुम्हें जस्ट बाहर का जो वर्ल्ड है उसके साथ डील करना है। तो इस डिफरेंस की वजह से उनको मतलब बताया ही ऐसे जाता है मेल्स को कि तुम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो अगर तुम कर रहे हो देन यू आर अ वीक पर्सन। तो वो उस तरफ चला जाता है। ओके, अगर हम मैम बच्चों की बात करें तो बच्चों में किस टाइप के ये हो सकते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों के इश्यूज को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, हाँ, मोस्टली इग्नोर करते हैं। और एक तो हम बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि अच्छा ये तो बहुत क्यूट सी चीज़ है, और जैसे जब वो कोई भी बात लेकर आते हैं हमारे पास, हम शायद उनको उस तरह से सुनते नहीं, और उनको उस तरह से वो अटेंशन नहीं पे कर पाते हैं कई बारी, बिकॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ रीजन। हम बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, ओके। कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे हम कई बार सोचते हैं कि बचपन के बारे में हम सोचते क्या है पहले एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एज अ पेरेंट्स, एज पेरेंट्स, जैसे मैं भी अभी नई नई पेरेंट बनी हूँ, तो हम बेसिकली अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो 1 साल का बच्चा है वो 30 साल के पर्सन की तरह बिहेव करे, दैट एक्सपेक्टेशंस कम्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों को अफेक्ट करने लग जाती है। यस। अब देखो, जब भी हम बचपने की बात करते हैं, फिर बच्चों की बात करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कितना अच्छा टाइम था वो, कितना सिंपल था। लेकिन हम ये नहीं समझते कितना मुश्किल भी हो सकता है कि वो बच्चा अभी अभी तो आया है, वो लेट्स से 1 साल का बच्चा अभी अभी तो वो दुनिया में है, और दुनिया में इतना सब कुछ है, हमसे ही नहीं डील हो पाता। एक छोटा बच्चा उस सबसे एडजस्ट कर रहा है, और उसके अंदर भी इतना सब कुछ चल रहा है, इतना फास्ट वो ग्रो कर रहा है, जानना है उसे, क्यूरियोसिटी आ रही है, वो ग्रो कर रहा है। उस सबसे डील करना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ओके। एंड जैसे कोई बच्चा लेट्स से स्कूल एनवायरनमेंट में जाता है, उधर भी उसके लिए बहुत सारे स्ट्रेसेस हो सकते हैं। अब हमारे लिए 1+1 बहुत आसान है करना, है ना, और हमें लगेगा अब एक बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चुटकी में समझ कितना जाए, सिंपल है ना। 1+1 = 2। लेकिन बच्चा तो वो देख रहे, वो लाइनें क्या है, ये क्या क्या भाषा समझा रहे हैं हमें, ये है ना, वो तो अभी आया है, उसको तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके लिए वो नोटबुक भी पता नहीं कितनी इंटरेस्टिंग या ना इंटरेस्टिंग हो, उसके आसपास इतनी सारी चीजें, उसको सब कुछ समझना पड़ रहा है। तो बच्चा होना ही पहले हमें ये समझना चाहिए कि आसान चीज नहीं है, वो सिंपल नहीं है। तो आई थिंक ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चा बच्चा है और आप हो, तो हमें काइंड ऑफ उसके अकॉर्डिंग सोचना है। हाँ। तो जैसे मैम अभी आपने बात कर ली स्कूल गोइंग बच्चों की, तो जो हमारे बच्चे हैं बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में बहुत फंसे रहते हैं, कुछ स्कूल बोर्ड्स के लिए फंसे रहते हैं। इश्यूज क्या होता है कि जब उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो जैसे मैंने इमोशनल इनसिक्योरिटी बोला, उसकी वजह से वो अपनी इश्यूज ना तो क्लासरूम में डिस्कस कर पाते हैं और ना ही क्लासरूम के बाहर अपनी फैमिली या फिर किसी फ्रेंड के साथ कर पाते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी सिवियरिटी जो है कई बार बढ़ जाती है। तो अब मैं आपसे उसी से रिलेटेड कुछ कंसर्निंग क्वेश्चंस जो हैं वो पूछूंगी, तो आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए उनको अच्छे से बच्चों को गाइड करने के लिए, ठीक है? तो जैसे हमारा फर्स्ट जो हमारे अगर हम बात करें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनका एक बहुत अगर बात करें एक वो रहता है कंपैरिजन कर रहे हैं वो खुद को दूसरे बच्चे के साथ, जिसके मार्क्स हाई आए हैं, इवन जिसके मार्क्स लो आए हैं उससे भी करते रहते हैं कि देखा मैंने तेरे से ज़्यादा किया है। तो ये जो कंपैरिजन है, क्या ये भी उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? डेफिनेटली, बिकॉज कंपैरिजन आई थिंक हम हर कोई एक पॉइंट में आता है लाइफ में जो अपने आप को हम कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों से, एंड इट्स नेवर इजी। बट competitive exams, especially because they are competitive, I think children would be prone to doing that comparison. उनके पेरेंट्स भी करते हैं कई बार।
अब यहाँ पे ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब लोग बहुत अलग होते हैं, सबकी एनवायरनमेंट, सबके क्या कह सकते हैं, उनके लाइफ में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग चैलेंजेस आते हैं। अलग चैलेंजेस होते हैं। अब कोई भी बच्चा, इनफैक्ट कोई भी इंसान अपने आप को किसी और से कंपेयर कर ही नहीं सकता। आई मीन हम करते हैं, लेकिन it does not make logical sense to Okay. compare one person with another person, because हम इतने अलग होते हैं, हर कोई, हम we are very different. तो it's very important to just focus on your own journey, ओके because आपने जो आज तक करा है वो आपको पता है, और आपको पता है कि आपके क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, आपको पता है कि आपने क्या क्या फेस करा है, और उसके बावजूद आपने इतना सब कुछ करा है, और उस पर फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो Like- बेसिकली अपनी लाइफ पे फोकस करना इज हाँ। मच मोर बेटर। यस, बिकॉज आप ये भी तो सोचो ना, जैसे मैं कह रही थी, वी रियली एज अ सोसाइटी नीड टू बी काइंडर टू ईच अदर एंड टू आवरसेल्व्स, ओके एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद इन, है ना। Within, खुद yes. के साथ काइंड होना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज गुड इफ किड्स स्टार्ट लर्निंग दैट अर्ली ऑन, कि अपने जब आप स्कूल एज में हो तभी आप ये सारे स्किल्स कल्टिवेट करना शुरू कर दो, आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट देगा। तो मैम अक्सर मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा जाता है कि बच्चे कंप्लेन भी करते हैं, जैसे मोस्टली तो अपने जो एजुकेटर्स होते हैं उनसे, कि सर मैम हमारे घर पे ना माहौल थोड़ा सा बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि मम्मी पापा जो है फ्रीक्वेंट झगड़े करते रहते हैं, या फिर हमसे बहुत रूडली बिहेव करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। तो इससे भी क्या मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है? बिल्कुल, बिकॉज अगर किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो, उनके आसपास माहौल ही ऐसा रहे जिसमें उनको, आप समझ रहे हो ना, जैसे उनको सेफ ही नहीं फील होता, ओके सारा टाइम एक थ्रेटनिंग सा इन्वायरमेंट रहता है, तो वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस का रीज़न बन सकता है। ओके कि वो कांस्टेंट स्ट्रेस, और स्पेशली अगर आप बच्चे और वो तब से शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, तो इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ, एंड आपका नर्वस सिस्टम ही ऐसा बन जाएगा कि यू वुड, आप हर कुछ स्ट्रेस में, प्रेशर में आके करो। हाँ, जैसे आप हर, अब मैं छोटी चीज़ नहीं बोलना चाहती बिकॉज उनके लिए फिर वो छोटी चीज़ नहीं लगेगी उनको, जैसे हर एक सिचुएशन पे जो किसी भी इंसान के लिए बहुत नॉर्मल और इजी टू डील विद होएगी, लेकिन उनको उससे डील करना बहुत मुश्किल लगेगा, बिकॉज उनके लिए हर चीज़ बहुत थ्रेटनिंग बन जाएगी। ओके तो उनको हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक एंग्शियस रिस्पॉन्स हो सकता है, सो इट कैन बिकम अ रीज़न फॉर देम टू बी वेरी एंग्शियस थ्रू आउट देयर इसका लाइफ। मतलब कि जो घर का इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स का बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। Definitely, जो बच्चे definitely. मतलब नॉर्मली भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, या फिर जो एग्जाम्स की तैयारी या फिर एजुकेशन में कर रहे हैं। जी। ओके तो इससे रिलेटेड मैम एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो कॉमन साइंस जो हैं स्ट्रेस के, वो क्या होते हैं बेसिकली? तो जैसे मैं आपको बता रही थी, हार्ट रेट तेज़ हो जाना, स्वेटिंग होना एकदम से, तो दिस इज़ इमीडिएट, ठीक है, Okay. दिस इज़ इमीडिएट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। हार्ट रेट तेज़ होना, स्वेटिंग होना, मसल टेंशन इंक्रीज हो जाना, तो आप एकदम से फील करोगे कि आपकी बैक, शोल्डर्स, इवन लाइक आर्म्स, लेग्स एकदम से टेंस हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगर वो प्रोलॉन्ग्ड है तो फिर दिस कैन ऑल्सो बिकम प्रोलॉन्ग्ड, एंड आपको पेन्स होने लग जाएंगे, एक्स एंड पेन्स रैंडमली, हेडेक, टेंशन हेडेक्स भी एक चीज़ होती है जो आप जानते होंगे, तो हेडेक हो सकता है। दिस इज़ फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। देन देर आर अदर साइंस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना, आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे बिकॉज आपका ब्रेन, लाइक आपका माइंड सॉर्ट ऑफ स्कैटर्ड रहेगा, यू वुड फील लाइक आप बहुत डायरेक्शंस में आपको पुल करा जा रहा है आप, तो इसलिए आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत डायरेक्शंस में आपको पुल करा जा रहा है। ओके सो इट्स काइंड कि आप कुछ भी मतलब खुद के लिए डिसाइड ही नहीं कर हाँ, तो पाओगे। डिसीजन मेकिंग में भी बहुत इशू आता है। 10 डायरेक्शंस। यस, तो और अगर आप उस वक्त आप
प्रेजेंट ही नहीं हो उस मोमेंट में, लाइक एक तो आपको आप सारा टाइम फ्यूचर के बारे में भी सोचने लग जाते हो, एंड दैट गोज इनटू एंजाइटी वाला टेरिटरी। तो हाँ, मैं दैट्स उस पॉइंट पे भी आने वाली थी, क्योंकि हाँ। ओवर थिंकिंग और ये काफी सारे फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली बच्चों को जो है परेशान करते हैं, बच्चों को नहीं, लेडीज को, मेल्स को, सबको परेशान करते हैं। ओके, तो अभी हम पहले बच्चों पे फोकस रखते हैं जी। तो जैसे एक होता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा कहता है कि आज मुझे 12 घंटे पढ़ना था पर मैंने ना सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई की, और फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं कल 12 घंटे पढ़ूंगा। एक तरफ से वो गिल्ट में रहा, फिर उसने खुद को मोटिवेशन दे ली कि मैं कल करूंगा, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। सैड था वो अंदर से, बट उसने मोटिवेशन दे दी तो उसको लगा वो कल कर लेगा, बट उसने कल भी नहीं किया। तो काइंड ऑफ एक साइकिल सा बन जाता है ये गिल्ट और मोटिवेशन का। तो क्या ये भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, लाइक आई वाज सेइंग कि ऑल ऑफ अस नीड टू बी काइंडर टू आवरसेल्व्स। ओके। तो अब आप ये भी तो देखो ना, ऐसे बच्चे को मैं ऐसे बोलूँगी कि आपने डिसाइड करा, चलो आपने डिसाइड करा कि आप 12 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन आपने 6 घंटे पढ़े तो हैं ना। हाँ, अप्रिशिएट करना भूल गई। तो आपको इट वुड बी वेरी हेल्पफुल कि हम सबको ही, कि हम जिस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम ये एक तो ये तरीका जीने का सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप रोज़ ही खुद को कोसते रहोगे कि मैंने इतना करना था, इतना नहीं करा, फिर मैं इसको ऐसे कर सकता था लेकिन मैंने ऐसे नहीं करा। अगर आप खुद को हर मोमेंट या हर घंटे, हर दिन ऐसे कोसोगे, तो क्या आप बताओ, आप मुझे खुद ही बताओ, ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है ना जीने का। यस, तो ये तो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट इट करेगा। विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। आपको इतना स्ट्रेस होने लग जाएगा, कहीं ना कहीं बर्नआउट होएगा, और फिर आप सक्सीड ही नहीं कर पाओगे ना। इट इज Okay. सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर इफ यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक दिस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर छोटा टास्क जो भी करो, हर छोटा टास्क खुद को उसके लिए यू टेल योर सेल्फ, यू नो, गुड जॉब, यू डिड Okay. समथिंग गुड। अगर आपके आसपास ही ऐसी इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें आपको लोग ऐसे नहीं ट्रीट करते अच्छे से, एटलीस्ट आई मीन ट्राई करो खुद को ऐसे कम से कम ट्रीट करना। एंड ऑफ कोर्स इफ इट गेट्स टू मच देन सी अ साइकोलॉजिस्ट। ओके। ओके, तो अब जैसे हम बात करते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो हैं उनके कंसर्न के बारे में, ठीक है, तो पेरेंट्स जैसे कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों पे काफ़ी ध्यान देते हैं, तो वो कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं कि बच्चा जो है, जो पहले अच्छे से बात करता था, खुश रहता था, अचानक से उदास रहने लग गया है, चुप रहता है, अगर उसे बात करो तो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसका रीज़न भी हो सकता है कि उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, अब पहले तो ये होगा कि वो कितने दिन से ऐसा है, ओके। है ना, कितना टाइम हुआ है। अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड है, पहले तो अपने बच्चे से बात करो। पहले तो इट वुड बी रियली इम्पॉर्टेंट टू टॉक कि अच्छा क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द इशू। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक पता ही नहीं चलेगा ना कि एक्चुअली क्या चल रहा है। क्या होता है कि पेरेंट्स भी जो हैं काफ़ी बिजी रहते हैं, जॉब गोइंग हैं या फिर बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं, तो वो काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कम्युनिकेशन की, ये डाल देते हैं टीचर के ऊपर कि जो उसको स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा रहा है वो उसके साथ डिस्कस कर लेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि उनको बात करनी चाहिए, तो ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आई थिंक। बिल्कुल, कम्युनिकेट करना चाहिए, बिल्कुल। सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है अगर ये जैसे आपने बताया थोड़े टाइम के लिए हो रहा है, अगर ये लंबे टाइम के लिए हो रहा है, तो क्या ये डिप्रेशन कॉज कर सकता है? डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब आई कैन नेम सम ऑफ दोज सिम्टम्स कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सैडनेस, कि बहुत टाइम तक सैड हैं, ओके। बहुत ज़्यादा सैड हैं। और अगेन जैसे मैं पहले बताई थी, खुद की रूटीन टास्क में वो नहीं कर इंटरेस्ट पा नहीं ले रहे रहा हैं, है। इंटरेस्ट नहीं है और कर नहीं पा रहे हैं, खुद की हाइजीन पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं करनी वो नहीं कर पा रहे हैं। इरिटेबिलिटी है, छोटी छोटी बातों में तंग हो रहे हैं।
और बिल्कुल ही विड्रॉ कर रहे हैं सोसाइटी से, जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ नहीं हैंग आउट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से अगर वो बात करते हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो एकदम ही विड्रॉ कर जाना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। और ये अगर बहुत टाइम तक हैं और कोई क्लियर स्ट्रेसर नहीं है लाइफ में, तो मतलब कोई क्लियर पता नहीं है कि लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, तो हो सकता है ये डिप्रेशन हो। बट अगेन ऐसे में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट करने के बाद ही उसकी सिवियरिटी जो है वो पता चलेगी, या पता और भी कुछ हो सकता है, और इट कुड बी सम अदर मेंटल हेल्थ इशू। ओके। तो एक है जो फनी क्वेश्चन है थोड़ा सा, जो मदर्स होती हैं काफी ध्यान देती है बच्चे के ऊपर, तो अक्सर मतलब बच्चों के बारे में टीचर्स से बोलती हैं कि मेरा जो बेटा है या बेटी है वो फोन में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, टिकटॉक बनाते रहते हैं, स्नैपचैट में लगे रहते हैं, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि ये भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है? अब पहले तो आप एक बच्चे की साइकोलॉजी समझो, तो जो अंडर द एज ऑफ इवन 23-24 हमारा जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो बेसिकली यहाँ पे होता है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। ओके। तो बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन एक चीज़ होती है, वो उनको अपने इमोशंस को समझना, उनसे डील करना पूरी तरह से आता नहीं है। तो इवन जो टीनेजर्स भी होते हैं उनको भी इमोशन से डील करना, हैंडल प्रॉपरली नहीं आता उनको। और उसके उसके एडिंग टू दैट सोशल मीडिया बनाया ही ऐसा है कि हम उससे एडिक्ट हो जाएं, है ना? हाँ। कहीं ना कहीं वो बनाया ही ऐसा है कि हम उस पर ही लगे रहें, स्क्रॉल करते रहें। अब जब अच्छे भले बड़े इंसान को भी लाइक एडिक्शन हो सकती है, सोशल मीडिया एडिक्शन, और मतलब हमें कई बार स्क्रॉल करते करते लाइक रुकते नहीं है, डूम स्क्रॉलिंग एक नया टर्म आ गया है, तो फिर एक बच्चा कैसे नहीं करेगा वो, है ना? तो बच्चे को ब्लेम करना इसमें बिल्कुल, आई डोंट थिंक दैट्स ओके। इट्स बेटर कि उसको समझाया जाए और उसके साथ बाउंड्रीज रखी जाए कि अच्छा ठीक है, आप मे बी इस टाइम से इस टाइम तक यूज़ कर लो, इसके बाद आप ना करो। बाकी तो सोशल मीडिया यूजेज और फ़ोन यूजेज पे काफ़ी डिबेट्स हैं आजकल बच्चों को लेके, और इनसे हम खुद को बचा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम के लिए हमें डिजिटल डिवाइसेस, सोशल मीडिया चाहिए पड़ता है। ओके। तो एक आता है कॉन्सेप्ट जो होता है मेमोरी रिलेटेड। बहुत सारे टीचर ये लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो ये जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, क्या ये भी कनेक्ट करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज को? हो सकता है। आई मीन अगेन मैं फिर से यही बोलूँगी, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गई। नहीं, मैं ये बोलूँगी कि फिर से अपने बच्चे से बात करो, पहले पूछो तो कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, और क्या कह सकते हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए कि ठीक है, आपको पढ़ना इज़ अ गुड थिंग, बट ऑल्सो आपकी क्या बच्चों की लाइफ, एक तो ये देखो लाइक खाली पढ़ना सब कुछ नहीं होता, और ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन व्हेन वी ग्रो अप, खाली काम सब कुछ नहीं होता ना, हमें अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे हमें अपनी रिलेशनशिप्स पे ध्यान रखना होता है, हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना होता है, और वी ऑल्सो हैव टू डू थिंग्स दैट मेक अस फील नाइस, हॉबीज़, और आई लाइक टू पेंट जैसे, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये सब चीज़ें मिलके लाइफ को एक कंप्लीट चीज़ बनाती हैं, और उससे हमारी लाइफ में एक खुशी का स्पेस बन सकता है कि मतलब एटलीस्ट खुश रहने का एक स्पेस होना चाहिए। और बच्चे हो सकता है उसमें एक स्पेस ये भी आ जाए कि बच्चे का जो फोकस है वो भी बढ़ जाए। हाँ, अगर एक बच्चा अपनी ये सारे लाइफ के स्फेयर्स में अगर वो सब कुछ लाइक अच्छे से कर पा रहा है, और पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर पा रहे, गाइड कर पा रहे सब में कि अच्छा ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो भी करो, अपने हॉबीज़ में, इंटरेस्ट में ध्यान दो, फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा अच्छे से एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए हर बच्चे का, है ना?
फ्रेंड्स, चाहे वो अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर ना कर पाए, लेकिन कोई ना कोई फैमिली में कोई ना कोई एक एडल्ट होना चाहिए जिससे वो अपनी बातें कर सके। जैसे आप कह रहे थे, टीचर्स आजकल बहुत अच्छा एक सपोर्ट का सोर्स बन सकते हैं और होते भी हैं, हाँ, बहुत सारे करते हैं। बहुत होते हैं, और फ्रेंड्स होने चाहिए। अब अगर इस सब के बावजूद भी बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, मे बी दे डोंट वांट टू स्टडी व्हाट दे आर स्टडिंग, बाकी देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस। ओके, सो इट्स बेटर कि ये सारी चीजें क्लैरिफाई की जाए। क्लैरिफाई करी जाए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैम अब हम निकलते हैं हमारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, जिसमें एक्चुअल में हम कुछ गेम्स खेलेंगे, ठीक है? सो उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको अपने अकॉर्डिंग उनके आंसर्स देने हैं। आई होप आपको ये इसमें मज़ा आए। ओके, एंड इसमें बस आपको एक नुकसान होगा कि यहाँ पे अवार्ड्स नहीं दिए जाते हैं जो जीतता है, सो इट्स लाइक इक्वल फॉर ऑल। ठीक है। ठीक है, हाँ। सो फर्स्ट जो हमारी गेम है वो है मिथ एंड रियलिटी। तो मैं कुछ जो मिथ्स होते हैं उनको स्टेटमेंट्स के थ्रू बताऊंगी आपको। तो आपको बताना है कि क्या वो सच में मिथ है, अगर वो मिथ है तो उसकी रियलिटी क्या है, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो रेडी? रेडी। ओके, सो जैसे पहला है, एग्जाम्स के लिए स्ट्रेस होना नॉर्मल है। नॉर्मल है, बट अगर आई मीन ऑब्वियसली अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपको ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर मेरी कैपेसिटी टेस्ट होने वाली है। किसी को भी स्ट्रेस होएगा, मुझे भी स्ट्रेस होएगा, एग्जाम्स अभी भी मेरे एग्जाम लोगे, मुझे स्ट्रेस होएगा। एंड स्ट्रेस होना मतलब आप केयर करते हो उस चीज़ के बारे में, है ना, कहीं ना कहीं। बट अगर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, देन इट कैन बी, देन इट्स अ बिट डिफिकल्ट, देन ओके, then it can harm you a little कि bit. थोड़ा स्ट्रेस ओके है, बट एक्सट्रीम अगर मिल रहा है देन इट विल बी हार्मफुल। Yeah. ओके, नेक्स्ट है, अगर बच्चा उदास है तो उसे किसी की नजर लग गई है। अगर बच्चा उदास है तो उदास है, इट्स एन इमोशन। नज़र लगना, आई मीन आई थिंक नज़र लगना हमारा एक एज अ सोसाइटी, मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे कह रहे हो कि नज़र लग गई है, बट एज अ सोसाइटी हमारा एक तरीका है चीज़ों को समझने का। एक वो नज़रिया है समझने का, एक ये नज़रिया भी है कि वो एक इमोशन है। ओके, सो नेक्स्ट है, बच्चे सिर्फ फियर से मोटिवेट होते हैं। फियर भी मोटिवेट करता है, लेकिन एक बेटर और मोर सस्टेनेबल मोटिवेटर हो सकता है इनकरेजमेंट। ओके, एंड एन्जॉयमेंट ऑल्सो, लाइक इफ यू लाइक व्हाट यू स्टडी। मतलब इट शुडंट बी अनलिमिटेड, फियर होना चाहिए बट थोड़ा थोड़ा, लाइक दिस। नहीं, fear actually based on research it does motivate people to do things, but it can be harmful because then आपकी वो लाइफ लॉन्ग एक पैटर्न बन जाता है कि फिर आप कुछ भी करने जाओगे, आपको अंदर से एक पैटर्न बन जाएगा कि आप में फियर बहुत वो बैठ जाएगा, एंड उसके साथ जीना इट्स नॉट नाइस, नॉट लाइक कि अपनी एक फ्रीडम नहीं रहेगी ना। हाँ हाँ, ओके। नेक्स्ट है, साइकोलॉजिस्ट के पास तो पागल या बीमार लोग जाते हैं। नहीं, ओके, मैं खुद एक थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ। ओके, तो आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप भी मतलब थेरेपी लेते हो? जी बिल्कुल, काफ़ी थेरेपिस्ट लेते हैं थेरेपी, एंड इट इज़ समथिंग वी नीड टू डू बिकॉज we also need to make sure that we support our clients in the best way possible, and therapists and psychologists are in a position कि उनको mental health problems बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ओके, तो अगर मैं जैसे आपको अपना एग्जांपल दूँ, सो मुझे आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला है, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं पहली बार किसी से बात कर रही हूँ। तो आई थिंक इंडिया में कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से दूर भागते हैं कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी लेना इज़ नॉर्मल है। तो इसी की वजह से आई थिंक हम लोग फिर अलग डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ मिथ है कि अगर कोई बीमार है बंदा या फिर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं वही साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। सो हमें लाइफ में कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनके साथ अकेले डील करना, या फिर इवन आपके पास सपोर्ट सिस्टम भी हो,
वो भी कभी कभी इनफ नहीं होता, कभी कभी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स कई बार वो भी इनफ नहीं होते हमारी हेल्प करने के लिए। कभी कभी दो होना बहुत इम्पोर्टेंट है एक सपोर्ट सिस्टम, लेकिन कभी कभी इवन दे आर नॉट, दे कैन नॉट हेल्प यू विद सम थिंग्स, एंड समटाइम्स आप खुद भी खुद की हेल्प नहीं कर पाते, एंड Okay. तब इट कैन बी इम्पोर्टेंट टू सी ओके, psychologist. वेरी नाइस। नेक्स्ट है, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना वीक होना दिखाता है। नहीं, अगर कोई एक डिसीजन ले रहा है अपनी लाइफ में कि उनको हेल्प चाहिए और वो हेल्प के लिए जा रहे हैं, और वो डिसीजन लेना ही, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन टू मेक, यस, गिवन कि हमारी सोसाइटी में इतना स्टिग्मा है। जैसे अभी हम यही बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास काफ़ी खाली पागल लोग जाते हैं, जबकि उनको पागल वर्ड पसंद नहीं है। और एक काइंड ऑफ मेंटेलिटी ऐसी बैठ गई है। हाँ, और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी है इसमें, और हमारी फील्ड भी, जैसे साइकोलॉजी फील्ड भी बहुत न्यू है। अब इस सब के बावजूद अगर कोई डिसीजन ले रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा या कर रही हूँ और मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहती हूँ, वो ही थॉट एक स्ट्रेंथ का साइन है। ओके। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सिर्फ फीमेल्स में होती हैं क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, क्या ये ट्रू है? ये बहुत सैड है कि हम ऐसे सोचते हैं, क्योंकि कितने खाली इस थिंकिंग की वजह से कितने मर्द हैं सोसाइटी में जो अपनी बातें कभी बता ही नहीं पाते, Yes, और कितना अपने अंदर ही दबा लेते हैं, इतना ज़्यादा दबा लेते हैं कि वो ऊपर से ऐसा एक एक्सटीरियर बना लेते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी वजह से वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ओके, सो इट्स लाइक कि सबको दर्द होता है, सबको इश्यूज दर्द सबको होता होते हैं। हम इंसान हैं भाई, जैसे किसी को भी ऐसे करोगे दर्द होएगा, तो अंदर भी ऐसे ही होता है ना। ओके, फाइन। तो ये था मैम हमारा मिथ एंड रियलिटी का गेम। अब हम नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं जो है दिस और दैट। तो इसमें मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी और उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो जो आपको अपने अकॉर्डिंग सही लग रहा है आप उस पर अपना पर्सपेक्टिव बताइएगा। ठीक है। ठीक है, तो मैम फर्स्ट है, एज अ इंस्टेंट स्ट्रेस बस्टर क्या अच्छे से इफेक्टिव होगा, चॉकलेट या म्यूजिक? Depends. I think chocolate might work very quickly, but in the long run it might not be too helpful. ओके तो I would prefer music. ओके, But कोई चॉकलेट खाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हो, it's fine. it depends on people हाँ, it and their depends. interest. हाँ, Okay. depends. So for exam preparation energy क्या बेटर है, चाय या कॉफी? I would say चाय, because उसमें कैफीन कंटेंट कम होता है, बट माइनर्स को मैं कभी नहीं बोलूँगी कैफीन पीने को, प्लीज़ डोंट ड्रिंक कैफीन। इफेक्टिव स्टडी टाइम के लिए मॉर्निंग टाइम अच्छा है या नाइट टाइम? डिपेंड्स, जैसे किसी को सूट करता हो। ओके, जो भी। अगर किसी को जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसमें क्या ज़्यादा बेटर है, प्रॉब्लम्स को शेयर करना या फिर चुप रहना? शेयर करना, पर तब अगर उनके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो उसको सेफली उनको लाइक सुन पाए, उन्हें सपोर्ट कर पाए। ओके, सो इन स्ट्रेस, अगर किसी को स्ट्रेस है क्या बेटर रहेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना या फिर स्क्रीन स्क्रॉलिंग करना? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ओके, अगर किसी को डाउट है, सेल्फ डाउट है, तो उसमें क्या बेटर रहेगा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक या फिर कंपैरिजन? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम किसी भी पर्सन की या बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कौन सा बेटर है, प्रोक्रास्टिनेशन या फिर फियर? किस चीज़ को लेके? वही बच्चों के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि अगर कोई पर्सन पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, एक होता है कि वो प्रेशर में कर रहा है, एक है कि वो करना नहीं चाह रहा है, तो इसमें कहाँ पर मतलब ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए उसे? मतलब इसमें मैं एक एडवाइस में भी दे सकती हूँ कि जो भी टास्क आपको एट हैंड है, जो आपको करना है, उसको छोटे छोटे टास्क में
ब्रेक कर लो और धीरे धीरे करके करना बस शुरू करो. just start. It does not have to be perfect, it does not have to be like completely correct if it's a question you're solving. ओके, तो इट्स Just लाइक कि start. हमें फियर में भी नहीं जीना है और प्रोक्रास्टिनेशन भी कम करनी है. Procrastination is a larger can be a larger part of a larger mental health issue, and it can be something that people really struggle with. ओके, But yeah, like just maybe breaking the task down into small little parts that might help. ओके, नाइस. नेक्स्ट है एज अ पेरेंट क्या बेटर है, लिसन या एडवाइस? Depends on the situation, but always listen first, I think. ओके. Probably, yeah. अगर किसी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो एनर्जी फूड क्या होना चाहिए, मैगी या फ्रूट्स? I mean fruits because it's healthier, but I think Maggie can give you a surge of energy because बट साथ में नींद भी देगी. sodium content high है तो ओके, एकदम मतलब से. एनर्जी के साथ बहुत कुछ साथ में मिलेगा. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच मैम. तो इसके साथ हमारा जो ये गेम सेगमेंट है वो हम फिनिश कर रहे हैं. अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि लिटिल फन इज ओके. अब जो मेन हमारा पर्सपेक्टिव है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है अवेयरनेस के बारे में. हमने बात की स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली स्ट्रगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं. अब हम अवेयरनेस की बात करते हैं. तो जैसे हमने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, तो अब हम थोड़ा बेसिक की तरफ चलते हैं. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एक्चुअल में क्या है, और बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि एक नॉर्मल चीज़ है और एक ही चीज़ है ये. तो जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेस क्या है अगर आप उसे डिफाइन करोगे तो? देखो, अगर हमारी लाइफ में ऐसा होता कि जो भी हमारी नीड है एकदम से फुलफिल हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता. बट ऐसा नहीं होता ना. कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आई डोंट नो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी कि हमारी नीड फुलफिल नहीं होती. ओके. तो बेसिकली एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन होती है स्ट्रेस की कि जो हम करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, या Okay. फिर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे डील करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या फिर हमारी कैपेसिटी नहीं है. ओके. मेन स्ट्रेस का मतलब अंडरस्टैंड करने का यही है एक बेसिक. बट देयर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कहीं पर मीट नहीं हो पा रही हैं. हाँ, जैसे आपके इंटरनल वर्ल्ड में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि बिटवीन योर डिज़ायर्स एंड योर फियर्स एंड moral issues also, morality also. But that's the basic understanding of stress कि आपकी कोई नीड फ्रस्ट्रेट हो रही है या फिर आपके पास किसी सिचुएशन से डील करने के रिसोर्सेज नहीं है. ओके. तो क्या ये हमेशा डेंजरस होती है? आई मीन सबसे ज़्यादा, और इससे कौन अफेक्टेड होता है? स्ट्रेस से कोई भी अफेक्टेड हो सकता है, बट स्ट्रेस इज़ नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग. ओके. जैसे स्ट्रेस एक लेवल ऑफ एनर्जी भी होती है कि मतलब इट मोटिवेट्स अस टू लिव. एक चीज़ होती है यूस्ट्रेस. यूस्ट्रेस होता है जो हमें कोई भी टास्क फिनिश करने के लिए अंदर से एक मोटिवेशन होती है, एक एनर्जी होती है टू डू दैट टास्क. अब जैसे एग्ज़ाम आने वाला है फॉर एग्जांपल, या फिर इवन लेट्स से आज की बात कर लेते हैं कि हमें ये पॉडकास्ट करनी थी. आई एम श्योर कि आपको भी एक लेवल ऑफ स्ट्रेस रहा होगा, यस आई एग्री, है ना, ताकि सब कुछ आप कर पाएँ, ठीक से कर पाएँ. तो दैट मोटिवेट्स यू टू डू अ टास्क प्रॉपरली एंड टू एक्चुअली डू द टास्क. बट वो एक लेवल क्रॉस होने लगता है तब इट बिकम्स समथिंग दैट can be difficult to deal with, and then when it crosses another level तब it can be harmful. ओके. सो अगर हम एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी क्या है फिर? Anxiety is something that is more persistent.
एंड इट इज़ ऑल्सो, अब स्ट्रेस जनरली होता है सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से जनरली, कि जैसे आपके लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, या फिर जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, या फिर लेट से आपको स्टेज पे जैसे कुछ बोलने को बुलाया है, वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं, या फिर कुछ चल रहा है लाइफ में, है ना, लाइफ में कुछ ट्रांजिशन हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है, तो ऐसे जनरली स्ट्रेस इज मोर रिलेटेड टू फैक्टर्स in your life, situational factors. ओके It's more related to that, and it's more in the present moment, कि इस वक्त मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, उसकी वजह से मुझे परेशानी है, वरी है. ओके बट एंजाइटी इज मोर फ्यूचर रिलेटेड, कि Okay. अभी मैं ऐसे नहीं करूँगा तो फ्यूचर में ऐसे हो जाएगा, एंड इट बिकम्स मोर परसिस्टेंट. इट बिकम समथिंग कि आपकी थोड़ी कांस्टेंट वरीज चलने लग जाती हैं चीज़ों को लेके. एंड उसके एंजाइटी और स्ट्रेस के फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस करे हैं, जैसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कन्फ्यूजन और डिसीजन मेकिंग में इश्यूज. इमोशनल रेगुलेशन एक चीज़ होती है, तो मतलब इमोशंस को समझना, उनसे डील करना, उसमें इश्यूज. और फिजिकल सिम्टम्स जैसे होते हैं, तो वो Okay. थोड़ा एंजाइटी थोड़ा परसिस्टेंट होता है, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भी होता है. ओके देन थर्ड प्रॉब्लम आती है डिप्रेशन. डिप्रेशन क्या है फिर? डिप्रेशन इज़ अ मोर मूड रिलेटेड थिंग. तो डिप्रेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पहले सिम्टम्स भी डिस्कस करे थे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एंड इट्स अ मोर मूड रिलेटेड थिंग. इट्स नॉट सो मच स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड. ओके स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर मोर वरी रिलेटेड. डिप्रेशन में क्या होता है, एक चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं रूमिनेशन. रूमिनेशन होती है कि एक ही थॉट को बार बार हमारे दिमाग में रिपीट होना, एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना. जैसे कि ओवर थिंकिंग है, ये एंजाइटी में आएगी या डिप्रेशन में आएगी? दोनों में हो सकता है एक्चुअली ओवर थिंकिंग, बट Okay. रूमिनेशन इज अ बिट डिफरेंट, कि एक ही चीज़ में थोड़ा सा घुस सा जाना सॉर्ट ऑफ, Okay. और मतलब खो जाना किसी खो चीज जाना में किसी चीज़ में. और डिस्कनेक्टेड फील होना, ये हम बोल सकते हैं. डिप्रेशन ऑल्सो ये भी होता है कि इट्स मोर मूड रिलेटेड, सो इट्स गॉट मोर टू डू विद बीइंग वेरी सैड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. बाकी these are also clinical concerns, and I'm not a clinical psychologist, so I cannot diagnose. And Psychologist also ये भी होता है कि जैसे ये concerns, if they are mild to moderate, then a counseling psychologist can help you, but if Yes. they're severe, देन साइकेट्रिस्ट. ओके अब हमारा ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, गुरुजीज होते हैं या बाबाजीज होते हैं, बहुत सारी इंडियन फैमिलीज जो होती हैं उनके पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू साइकोलॉजिस्ट. तो उनका इसमें कुछ रोल होता है? अब देखो, जैसे मैंने एक सवाल में आपका पहले भी बोला था कि नज़र वाली चीज़ में आई थिंक, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी जो चीज़ होती है और गुरुज बाबाज ये सब, ये हमारी सोसाइटी में एक नॉलेज सिस्टम है जो बहुत पुराना है, उसको हम निकाल नहीं सकते. एंड आई विल नेवर जज एनीबडी फॉर सीइंग एन एस्ट्रोलॉजर. आई विल नेवर जज एनीबडी कि वो एक गुरु के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी में है, बहुत सालों से है, और कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उनका जो गुरुज होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनका एक तरीका है चीज़ों को समझने का, समझाने का, और वो मीनिंग बनाने का तरीका can help people. But if somebody has a mental health issue, they should see a counseling psychologist or a psychologist or mental health professional, because that is something that is scientifically proven to help people, and we are trained to help and with those concerns. लेकिन that doesn't mean कि मतलब जैसे I would be concerned as a psychologist अगर मेरा client बहुत ही ज़्यादा जा रहा है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आउट ऑफ फियर, या फिर उनके पास और कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है अपनी चीज़ों से डील करने का. जब भी उनको कोई इशू होता है वो एक गुरु या बाबा के पास चले जाते हैं, तो आई वुड बी कंसर्न देन, बट आई वुड नॉट बी कंसर्न इफ दे सी एन एस्ट्रोलॉजर और अ गुरु. नो प्रॉब्लम. अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो बचपन में जैसे ऑब्वियसली हम तो उतना पता नहीं था, पर कहीं ना कहीं जो मेरी मदर हैं वो मतलब उनको ऐसे फील होता था कि अगर
कुछ ये अच्छे से पढ़ नहीं रही है या फिर अच्छे से बात नहीं कर रही है, तो उनको मन में डर रहता था। तो वो मतलब इट्स फनी बट इट्स लाइक कि वहाँ पे कोई और सोल्यूशन नहीं था, तो वो हमेशा हमें किसी मंदिर ले जाते थे या फिर कोई देवी टाइप। एक्चुअली आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो हिमाचल में देवीज वगैरह काफ़ी चलती हैं, अच्छा। तो उनके पास ले जाते थे कि शायद उनके पास जाने से वो सब ठीक हो जाए। तो मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि जिनको पता नहीं होता है वो ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम एक काम करते हैं, उनके पास ले चलते हैं, हो सकता है उनकी एनर्जी इनको ठीक कर दे। तो ओके, बट दे आर नॉट बैड। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इतने ज़मानों से हमारी सोसाइटी में ये सब है। अब मैं कौन होती हूँ इसके बारे में बोलने के लिए कि नहीं काम करता? मुझे थोड़ी पता है सबके बारे में कि ये करता नहीं करता, लोगों के लिए करता भी है। तो आई वुड नेवर से कि मत जाओ, बट इट कैन बी कंसर्निंग अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई थिंक आजकल हर फील्ड में ही कुछ लोग ना ऐसे कुछ, हैं जो हाँ। एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके। तो वो है। बाकी तो आई वुड ऑलवेज, ऑफ कोर्स, अगर मेंटल हेल्थ इशू है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि यू शुड सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ओके, तो अगर हम जैसे जो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो ऑफिस में जाते हैं लोग, ठीक है, वर्किंग पर्सन है, तो उनके लाइफ में जो पेरेंट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है? मतलब वो कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, उनको मतलब बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए? जो जो बच्चे मेनली कोचिंग वगैरह हाँ, एंड yes, लाइक yes. कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं, आई थिंक पेरेंट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लाइक मैं पूरे हमारे पॉडकास्ट में से बोल रही हूँ कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आई थिंक, लाइक दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक पेरेंट्स विद रिस्पेक्ट टू, जैसे डिसिप्लिन जो होता है, उसमें बेस्ट तरीका होता है पेरेंट्स का सपोर्ट करने का स्टडीज़ में, कि वो मेक श्योर करें कि जो गोल उनके बच्चे ने सेट करा है उसमें वो उनको अकाउंटेबल रखें। ओके। लाइक इंस्टेड ऑफ बच्चे को फियरफुल बना देना एंड फियर यूज़ करना एज अ मोटिवेटर कि लाइक टू मेक देम स्टडी, एक अकाउंटेबिलिटी एक चीज़ होती है कि मतलब आप देखो, आपका डिसीजन है, आपने ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बोला है, आपको पढ़ना है और आप इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ो। नहीं हो रहा तो कोई नहीं, बट जस्ट ट्राई एंड होल्डिंग द चाइल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस कि अच्छा आपने डिसाइड करा है और मतलब यू वांट टू डू दिस, सो यू नीड टू स्टडी दिस मच। बिकॉज बच्चों का क्या होता है, एडोलेसेंट स्पेशली, कि अगेन कि उनका इमोशनल रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं होता। दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डिसीजन मेकिंग, वो कैपेसिटी भी बिल्ड हो रही होती है धीरे धीरे। तो समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स एंड उनके लिए वो चीज़ हेल्प करती है। बिसाइड्स दैट, ऑफ कोर्स, कम्युनिकेशन एंड providing that support system ki no matter what happens we are here for you. I think that's the most any parent can do, and that's something that is a parent's responsibility. So it's like कि पेरेंट्स को बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उसे उसके अकॉर्डिंग जो अच्छा लग रहा है, हाँ, और जो उसके लिए अच्छा भी है वो उसको करने देना है। हाँ, बिकॉज आई थिंक पेरेंट्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कि आपको ये करना है तो आपको यू शुड वर्क ऑन इट एंड होल्डिंग द चाइल्ड अकाउंटेबल। जैसे कभी कभी मन नहीं करता कुछ चीज़ें करने का, बट वी समटाइम्स स्टिल हैव टू डू दोज थिंग्स। कोई नहीं, थोड़ा करो, बट ट्राई तो करो। एंड अनदर थिंग दैट पेरेंट्स कैन रियली हेल्प विद इज क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जिसमें रूटीन रहे। तो लाइक खाना एक ही टाइम पे होना रोज़ और सोना एक ही टाइम पे होना रोज़, एंड हेल्पिंग द चाइल्ड लाइक स्टिक टू दैट रूटीन. That is very important because routine is extremely important for mental health, be it for children or for adults. Everyone. And it really helps, like based on research, it really helps with performance in exams. So having that routine and that structure in your life कि हाँ इस टाइम पे ये होता है, इस टाइम पे वो होता है. तो इससे एक और कंसर्निंग क्वेश्चन जो है वो होता है, अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं
इसे प्रेशराइज ही बोलेंगे, प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। एक्चुअल में जो उनके ड्रीम्स जो उन्होंने सोचा होता है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा वो करे। तो क्या ये एज अ पेरेंट उनको करना चाहिए? ये I think parenting is probably one of the most difficult things to do, आई अंडरस्टैंड and I don't think I understand, बट आई but this much I know कि it's probably the most difficult thing, and I'm nobody to judge someone, ओके but एक बच्चा जो होता है उसकी खुद की भी तो लाइफ होती है ना, सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, इट लाइक इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई पेरेंट के अपने लाइफ के ड्रीम्स कुछ पूरे नहीं हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो जिए, इट कम्स फ्रॉम अ स्पेस कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो और अच्छी ज़िंदगी जिए, है ना? Yes. समझ आता है वो, लाइक प्रॉबली वही है, बट द चाइल्ड हैज़ देयर ओन लाइफ, एंड अगर वो अपने पेरेंट के ड्रीम्स ही जिए तो उनकी लाइफ क्या रह जाएगी ना? हाँ So it's important, I feel, for parents to discuss and meet in the middle. ओके। सो अगर जैसे बच्चे के इंटरेस्ट कुछ और हैं तो आई थिंक पेरेंट्स को वो एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा कि इट्स ओके अगर आप इस तरीके से नहीं जीना चाह रहे हो तो इस तरीके से जी सकते हो, अगर वो उनके लिए बेनिफिशियल है तो। Yeah. ओके ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं मैम, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी होने चाहिए उनके, राइट? तो अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशंस एंड स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट है मेरा क्वेश्चन, डेली बेसिस पर जो ये इमोशनल स्ट्रगल्स होते हैं कोई भी पर्सन उससे कैसे डील कर सकता है? Depends on the emotional struggle, but overall the advice is usually कि आप रूटीन अच्छा मेंटेन करें, आप एक्सरसाइज करें, आपकी नींद ठीक Okay. रहे, and if it is becoming too difficult to manage, see a psychologist. ओके But also I think support system is something that's very important, and everybody should have people around them जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनकी बातें सुन सकते हैं. ओके। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, वो अक्सर जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो काइंड ऑफ ओवर थिंक कर जाते हैं, या फिर सिंपल वे में बोलूँ तो कांपने लग जाते हैं, काइंड ऑफ उनको एंजाइटी हो जाती है कि हमारा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। तो इस टाइप की जो ये एंजाइटी है इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो? I think firstly तो breath work, like with stress and anxiety what really matters is कि you need to know that it's very bodily related. तो you have to first address bodily symptoms. तो आपने Okay. बोला ऐसे कांपने लग जाते हैं, स्वेटिंग होने लग जाती है, first you have to slow that down, which can help. So breath work can help with that. So box breathing is something. So ओके breathe in for 4, 2, 3, 4. Hold it for 4, 2, 3, 4. Breathe out for 6, 2, 3, 4, 5, 6. ओके Actually ये box breathing नहीं है, दूसरी exercise है, but I like this one. So ओके। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस breathing exercises, box breathing is also something like this, but उसमें exhale is also for 4 seconds. So it just box, right, square, so 1 2 3 4, 1 2 3 4, so it's just square. So that calms down your body, and breathing in general ऐसे में बहुत fast होने लग जाती है. तो what helps also is again in any way, उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो in any way possible उस वक्त just slow breathing and diaphragmatic breathing. So that happens from the stomach. Generally हम chest से breathe करते हैं, फिर ऊपर ऊपर से यहाँ से breathe करते हैं, but diaphragmatic breathing, so breathing from your stomach, कि आप
स्टमक की सेंसेशंस पे फोकस करो एंड लेट दैट एक्सपैंड स्लोली, सो दैट कि जो माइंड टेंशन है वो रिलीज हो सके. इट्स फर्स्ट एड्रेसिंग कि आपकी जो बॉडी में एक्चुअली स्ट्रेस जा चुका है और एंजाइटी जा चुकी है, वो उस वक्त के लिए थोड़ा सा काम डाउन हो. Okay. Then also thinking about how what can help, like this is a suggestion कि this exam, जो एग्ज़ाम है, जो ये टेस्ट है, वो आपका टेस्ट नहीं है, वो आपकी कुछ नॉलेज का टेस्ट है, और वो नॉलेज भी हर बार बदलती रहती है, तो वो आपका टेस्ट नहीं है. अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करते तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है. Okay. वो उस वक्त उस मोमेंट में आपकी मेमोरी में जो आ रहा है उससे रिलेटेड है. Okay. तो उस वक्त आपसे जो हो पा रहा है वो कर लो, और आपने तब तक जो भी पढ़ा है, बहुत मेहनत करी होगी, Yes, है ना, definitely. हाँ. करी होगी, तो उस पे आप ट्रस्ट करो कि आपने तब तक जो करा है उसको एकदम नलिफाई मत करो कि आपने कुछ नहीं करा है. जस्ट बिकॉज उस मोमेंट में आप इतने स्ट्रेस्ड हो और आपके वो बॉडी में जा चुका है, आप कांपने लग गए, उसका मतलब ये नहीं कि आपने अभी तक जो भी मेहनत करी है वो पानी में जाने वाली है. कहीं ना कहीं काम आए. कहीं ना कहीं वो आपके पास है, इट्स इन योर माइंड समवेयर, क्योंकि अभी तक आपने जो भी अगर अभी तक आपने जो भी टेस्ट दिए हैं उसमें आपने कुछ तो करा होगा ना, कुछ तो मेहनत करी होगी. तो वही आपके उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप ट्रस्ट करो, एंड जस्ट डू ब्रेथ वर्क, एंड जस्ट नो कि दिस टेस्ट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Okay. इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम. आप फिर से भी दे सकते हैं. फिर से हो जाएगा. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिल्ट साइकिल की हमने बात की थी पहले, तो उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? गिल्ट साइकिल वही ना कि मतलब आप एक दिन में कुछ नहीं कर पाए, तो वही अगेन it's all related to self compassion for me. I think that is a very important skill for us कि अगेन आपने अभी तक जो भी करा है, इट मैटर्स. ओके. आप हर छोटी चीज़, हर छोटा एफर्ट जो कर रहे हैं, इट मैटर्स. एंड ऑल्सो आई थिंक व्हाट कैन ऑल्सो हेल्प कि आप देखें कि आप एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, एंड उसके हिसाब से रियलिस्टिक गोल सेट करें, और उस हिसाब से आप अपने मंथ्स और ईयर प्लान करें, बिकॉज रियलिस्टिक गोल्स आर बेटर, दे आर स्मार्ट गोल्स. ओके. सो इट्स लाइक कि ऑर्गेनाइज होकर रहना है. रियलिस्टिक गोल्स मतलब कि आप देखें कि अच्छा जितना आप कर पा रहे हैं और जितना रिक्वायर्ड है, कि मतलब इतना सिलेबस कवर करना है और इसको इतनी बार रिवाइज करना है, फॉर एग्जांपल. या फिर कोई एडल्ट भी है, उनका कुछ भी काम या प्रोजेक्ट है, वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो उसके लिए कितना काम रिक्वायर्ड है, और आप अपने आप को असेस करें कि अच्छा मैं कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. उसके हिसाब से गोल सेट करें, और अगर वो हर रोज़ का मीट नहीं भी हो रहा तो कोई नहीं, कुछ तो काम करा है ना, एंड दैट मैटर्स. ओके. नेक्स्ट है, इट्स अ बिग क्वेश्चन, बॉडी एंड माइंड को कैसे काम किया जा सकता है एक साथ? मेनली तो जैसे ब्रेथ वर्क, जैसे मैंने बोला, एंड आई थिंक माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन के ऊपर बहुत रिसर्च है. it helps a lot of people. Okay. So that is something. I think even 5 to 10 minutes of meditation every day can help a lot of people based on whatever research is out there. And something related to जिस तरह से मैं काम करती हूँ, उस ओरिएंटेशन से हम कहते हैं being in the here and now helps a lot. मतलब कि उसका मतलब ये हो गया कि जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ, so bringing yourself into that moment कि अच्छा अभी मैं यहाँ हूँ, and I can feel my hands, like looking at my hands for example, and noticing things around me कि I can see this studio, I can see you. And then there are people behind the screen. Okay. And so noticing your surroundings. Okay. And
allowing yourself कि अभी मैं यहाँ हूँ, and then focusing on your breath slowly and keeping yourself in the present and taking it one moment at a time, taking it one day at a time, because उससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता. जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह के जो टास्क उस प्रेजेंट मोमेंट का है और जो भी हम डिसीजन उस मोमेंट में रह रहे हैं, उसी से हम अपनी लाइफ में अच्छा कर पाते हैं. ओके. तो उससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब प्रेजेंट में हैं तब हम फ्यूचर में तो जाके अपने सब सॉर्ट नहीं कर नहीं सकते कर या सकते. पास में जाके नहीं कर सकते. तो एग्जैक्टली. बीइंग इन द हियर एंड नाउ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू बिल्ड, एंड इट टेक्स टाइम. अब जैसे आई एज अ थेरेपिस्ट, आई थिंक आई वुड गो completely insane if I just think about my clients all the time, and I have to, like that is my work. But I also need to have that boundary कि अच्छा आज 8 बजे के बाद मैं ये सब छोड़ दूँगी, आई नीड टू स्टॉप, एंड उसके बाद मैं अपना फ़ोन फॉर वर्क स्टफ मैं नहीं देखूँगी, एंड उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल. और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मंडे हो गया, जैसे मंडे इज़ माई डे जिसमें मैं ऑफ लेती हूँ, कि वीकेंड्स थेरेपिस्ट हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स ऑफन. ओके. ठीक है, because a lot of clients come on weekends. So Monday is my day, so I can plan things that I want to do for myself. So having a life outside of studying and work is very important, because life is a complete thing and life happens in the moment, and work and studies are not everything. There's more to live. ओके. तो इससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आता है. एक्चुअली मैं पूरे सेशन में आपसे पूछना चाह रही थी. एज अ साइकोलॉजिस्ट आप बहुत सारे क्लाइंट से डील करते हो, एंड आप उनकी अच्छी बातें भी सुनते हो, बुरी बातें भी सुनते हो. तो जब आप उनकी ये कन्वर्सेशन सुनते हो, तो ये आपकी लाइफ को कितना अफेक्ट करती हैं? क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा जो है लोगों को सीखने के लिए मिलेगा. I think एक चीज़ होती है जिससे काफ़ी थेरेपिस्ट स्ट्रगल करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैशन फटीग. ओके. तो वो होता है, वो जो बेसिकली आप कह रहे हैं वही होता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, दिस करियर इज़ डिफ़िकल्ट, एंड बट एट द सेम टाइम इट्स समथिंग यू काइंड ऑफ गेट यूज्ड टू. बट ऑल्सो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. यस, क्योंकि काइंड ऑफ आप किसी की नेगेटिव एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो. यहाँ पर अगर हम एक फ्रेंड की ही बात सुनते हैं तो माइंड में वही घूमता रहता है कि यार उसकी लाइफ में ये हो रहा है, उसकी लाइफ में ये हो रहा है. तो आप कैसे कंट्रोल करते हो इसको कि मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है? ओके, मेरी बात हो चुकी है मेरे क्लाइंट्स के साथ, वो कॉन्फिडेंशियल है, बट अब मुझे उससे अलग अपनी लाइफ भी जीनी है. हाँ, सो लाइक अगेन हैविंग दोज क्लियर बाउंड्रीज कि इस टाइम से इस टाइम तक ही मैं काम करूँगी. अब ओके. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दैट इन आवर करियर्स, स्पेशली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बट एंड एक चीज़ ये भी है कि हमारे डिसिप्लिन में जो तुम्हारे क्लाइंट्स होते हैं, दे चेंज यू एंड यू ऑल्सो चेंज देम, बिकॉज इट इज़ रिलेशनशिप्स दैट यू आर बिल्डिंग. बट एट द सेम टाइम ऐसे भी होता है कि जैसे आपका इस करियर में ऐसे बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है कि आप अपनी जो खुद की रिलेशनशिप्स हैं उनको आप अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाते, स्पेशली बिगिनिंग में, क्योंकि इतने सारे लोगों से आप मिल रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं, तो एक वो सोशल बैटरी आपकी ड्रेन हो जाती है. ओके. लेकिन देर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग विद इट. बाउंड्रीज इज़ वन थिंग, एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट इट कि अच्छा ये हमारा काम है. इट इज़ बहुत सेंसिटिव काम है, बहुत मुश्किल काम है और बहुत लोगों से रिलेटेड काम है, लेकिन काम है. ओके. और काम के बाहर लाइफ होनी चाहिए. तो आई लव हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, आई लव टू पेंट एंड डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो जिनसे मुझे खुशी मिलती है, और वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिसमें आई एम
आई ट्राई टू बी काइंड टू माई सेल्फ कि हाँ आज मैं इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकती थी, मैंने बहुत अच्छा करा आज। तो ऐसे खुद से खुद के साथ सेल्फ टॉक और खुद के साथ वो तरह का रिलेशनशिप मेंटेन करना। और खुद के लिए थेरेपी में जाना, वो थेरेपिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड हमारे करियर में ऐसा होता है कि ऑल थेरेपिस्ट नीड टू हैव अ सुपरवाइजर, तो दे हेल्प यू इन दिस होल जर्नी। दे आर पीपल, जैसे सुपरवाइजर होता है जो आपसे सीनियर हो, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट होते हैं, and they help you a lot. Like my supervisor helps me a lot, so that is also one way of having a support system as a therapist. And yeah, taking it one day at a time. ओके, थैंक यू सो मच मैम। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो आज तो मेरा एक सपना पूरा हो गया है क्योंकि मैंने अक्सर जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको मूवीज़ में देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का एक्चुअल में हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, पर हम एक मीट में उसको कम्प्लीटली नहीं पूछ सकते हैं, तो हम प्लान करेंगे फिर से फ्यूचर में। तो आज का जो हमारा एपिसोड है उसे हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। तो मेरा एक मैसेज है दर्शकों के लिए कि आप इस दिवाली जब घर जाओ तो सिर्फ फ़ोन में मत लगे रहो, या फिर डिस्ट्रैक्टेड मत रहो, या फिर रील्स मत बनाते रहो। आपके बच्चे जब घर आएँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपकी जो फैमिली घर आती है, जब इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करो। जैसे मैम ने बताया, कम्युनिकेशन इज़ द की। तो बात करो, उनसे पूछो कैसे हो, ये मत प्रेशराइज करो तुम्हारे मार्क्स कितने आए, क्यों नहीं आए। तो ये एक्सपेक्टेशंस को साइड में रख के फोकस कीजिए कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि टॉकिंग ऑल्स पर बात होती है जो मैटर करती है। थैंक यू।